उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे और अब तक आपने पिछली सारी क्लासेस कवर कर ली होंगी। जो जो मैं बोलती हूँ आप उनको राइट डाउन किया करिए, कुछ डाटा, कुछ कंटेंट, कुछ टॉपिक्स उनको राइट डाउन करिए रफ में, उनको सुनिए, उनको रिकॉल करिए, उनको मैच करिए और फिर आप क्वेश्चंस को टैकल करने की कोशिश करिए। आपसे हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अंतर्गत हम पूरा आरबीआई जानेंगे, बैंकिंग जानेंगे, मुद्रा जानेंगे और एनपीए जानेंगे। ठीक है, ये चारों टॉपिक्स हम बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से टैकल करेंगे ताकि प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाए। ये प्री और मेंस दोनों के रिगार्डिंग पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आरबीआई। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत में बैंकिंग का जो इतिहास था वो कैसा रहा। तो भारत में सर्वप्रथम जो बैंक की स्थापना की वो एक यूरोपियन कंपनी ने की। इसका नाम क्या था? अलेक्जेंडर एंड कंपनी। भारत में सबसे पहले जो बैंक की स्थापना है एक यूरोपियन कंपनी अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा किया गया। किस सन में? 1770 में, 1770 में। और जो बैंक था उस बैंक का नाम क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नहीं है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से किया गया। भारत में सर्वप्रथम बैंक की स्थापना 1770 में एक यूरोपीय कंपनी अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से किया गया तथा अंग्रेजों द्वारा 1806 में बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना की गई तथा 1840 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना की गई तथा 1842 में मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना की गई। और ये तीनों प्रेसिडेंसी जो थी, तीनों प्रेसिडेंसी जो बैंक थे, ये बैंक का ही कार्य करते थे, यानी बैंक के रूप में ही कार्यरत थे। तथा 1921 में, 1921 में इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों का विलय करके, तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को मिला करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तथा जुलाई 1955 में गोरीवाला समिति की सिफारिश पर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर एसबीआई कर दिया गया, भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। ठीक है, ये था भारत में बैंकिंग का इतिहास। तो अब हम जानते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई क्या है? आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है। यह देश में मौद्रिक नीति के निर्माण और उनके संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरबीआई को, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, बैंकों का बैंक तथा सरकार का बैंक भी कहा जाता है। बैंकों का बैंक तथा सरकार का बैंक कहा जाता है। आरबीआई की स्थापना के बारे में अगर हम जाने तो हम देखते हैं कि 1922 में, 1922 में अंग्रेजों द्वारा केंद्रीय बैंक की स्थापना से संबंधित एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम था हिल्टन यंग। इसे रॉयल कमीशन भी कहा जाता है। तो हिल्टन यंग समिति का गठन किया गया जो केंद्रीय बैंक की स्थापना से संबंधित था। ठीक है, तो 1922 में गठित इस समिति यानी हिल्टन यंग समिति ने 1926 में अपने कुछ सिफारिशें दी केंद्रीय बैंक की स्थापना से संबंधित, और इसने अपनी सिफारिश के आधार पर कहा कि केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई की स्थापना होनी चाहिए। इसी के तहत 1934 में आरबीआई अधिनियम 1934 पारित हुआ, जिसके तहत 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई का गठन या स्थापना हुआ। तथा 1935 से 1937 तक आरबीआई का जो मुख्यालय था वो क्या था? कलकत्ता। तथा 1937 के बाद से आरबीआई का मुख्यालय क्या हुआ? मुंबई। ठीक है, 1947 तक आरबीआई ने बर्मा के केंद्रीय बैंक की भूमिका निभाई तथा 1948 तक आरबीआई ने पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक की भूमिका निभाई। तथा आरबीआई की स्थापना से लेकर 1948 तक आरबीआई का जो स्वामित्व या हस्तांतरण था वो निजी क्षेत्रों के पास था। किंतु वर्ष 1948 में, 1948 में आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत, 1934 के तहत स्वामित्व हस्तांतरण अधिनियम 1948 पारित होता है, जिसके अंतर्गत 1 जनवरी 1949 में आरबीआई का पूर्ण स्वामित्व या नियंत्रण किसके हाथों में चला गया? सरकार के हाथों में चला गया। कब? 1 जनवरी 1949 को। तो हम देखते हैं कि 1 जनवरी 1949 को 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। पहली, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ, यानी आरबीआई का पूर्ण स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के हाथों में आया। दूसरा हम देखते हैं कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 पारित हुआ। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 पारित होता है। इसका मतलब ये होता है कि आरबीआई जो है वो देश के जितने भी बैंक हैं, देश के सभी बैंकों का विनियमन कौन करेगा? आरबीआई करेगा। ध्यान देने वाली बात ये है कि जो सहकारी बैंक होते हैं वो मुख्यतः 3 अधिनियम से विनियमित होते हैं। और वो 3 अधिनियम कौन कौन से? पहला तो आरबीआई अधिनियम 1934 हो गया। दूसरा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 का। और तीसरा सहकारी बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1965। यानी सहकारी बैंक इन प्रमुख 3 अधिनियमों से क्या होते हैं? विनियमित होते हैं, रेगुलेट होते हैं। हाँ, हमने 2 चीज देखी। एक देखा अभी हमने पढ़ा कि वर्ष 1949 से पहले, 1949 से पहले जो आरबीआई था उसका नियंत्रण या स्वामित्व किसके पास था? निजी क्षेत्रों के पास था।
तो ये निजीकरण क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है, इसका क्या मतलब है? निजीकरण का मतलब होता है जब सरकार अपने स्वामित्व या नियंत्रण का हस्तांतरण निजी क्षेत्रों को करती है, ठीक है। जैसे विनिवेश एक हस्तांतरण निजीकरण की एक प्रक्रिया है। विनिवेश में क्या होता है, जब सरकार अपने स्वामित्व या संपत्ति का क्या करती है, बाजार में विक्रय कर देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विनिवेश कहते हैं, है ना। तो विनिवेश एक प्रकार की निजीकरण की प्रक्रिया। निजीकरण की प्रक्रिया मतलब जब सरकार अपने स्वामित्व या हस्तांतरण, स्वामित्व या नियंत्रण किसके हाथों में कर देती है, निजी क्षेत्रों के हाथों में कर देती है, तो उसको बोलते हैं निजीकरण, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन। तो राष्ट्रीयकरण क्या है, जब सरकार संसद में पारित किसी विशेष कानून या अधिनियम के तहत जो निजी क्षेत्र हैं उनका जो स्वामित्व है या नियंत्रण अपने हाथों में ले लेती है, तो उसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं, राष्ट्रीयकरण। से हम देखते हैं कि 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ, तथा नवंबर 1956 में 1956 में एसबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है, तथा देश में पहली बार 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 19 जुलाई 1969 को, 1969 में 50 करोड़ संपत्ति के स्वामित्व के आधार पर। तथा 6 अन्य निजी बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण होता है किस सन में, 1980 में, ये 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। और इस समय जो संपत्ति का जो स्वामित्व था वो कितना था, 200 करोड़ संपत्ति के आधार पर किया गया, ठीक है। आरबीआई से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें हम जानते हैं, जैसे आरबीआई का जो लेखांकन ईयर है, लेखांकन वर्ष है, अकाउंटिंग ईयर है, वो 2021 से पहले क्या था, 1 जुलाई से 30 जून तक था, लेकिन 2021 के बाद ये 1 अप्रैल से 31 मार्च कर दिया गया, ठीक है। पूर्व में जो आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह था वो शेर था, लेकिन बाद में ये बाघ और ताड़ का वृक्ष कर दिया जाता है। आरबीआई का मुख्यालय जैसे कि हमने बताया मुंबई में है। इसके 19 रीजनल यानी क्षेत्रीय कार्यालय हैं तथा 4 जोनल यानी आंचलिक कार्यालय हैं। आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे वो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ। तथा स्वतंत्र भारत के जो पहले आरबीआई गवर्नर थे वो कौन थे, सीडी देशमुख। आरबीआई के गवर्नर तथा उप गवर्नर यानी डिप्टी गवर्नर की जो नियुक्ति होती है वो भारत सरकार द्वारा की जाती है। आरबीआई में 4 उप गवर्नर होते हैं। आरबीआई के जो गवर्नर पद है ये कोई संवैधानिक पद नहीं होता है, अर्थात आरबीआई गवर्नर की जो नियुक्ति होती है वो आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत होती है। साथ ही आरबीआई जो गवर्नर है उनको जो उनके अधिकार हैं वो भी उन्हें आरबीआई अधिनियम 1934 से प्राप्त होते हैं। ये आईएसपीटी 2020 में पूछा गया था कि आरबीआई जो गवर्नर है उनको उनका जो राइट्स है वो कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो ये आईएसपीटी 2020 में पूछा गया था। साथ में हम देखते हैं जो आरबीआई जो गवर्नर हैं या उप गवर्नर, इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है, जहाँ पे वो 3 वर्ष के लिए तो नियुक्त होते हैं, लेकिन 2 वर्ष के लिए उनका जो कार्यकाल है वो सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है, ठीक है। आरबीआई अधिनियम 1934 में 60 से अधिक धाराएं हैं, 60 से अधिक धाराएं हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हम उनको समझते हैं, जानते हैं। जैसे धारा 3 आरबीआई की स्थापना से संबंधित है, धारा 4 आरबीआई की पूंजी से संबंधित है, धारा 7 सरकार जनहित में मौद्रिक विषयों पर आरबीआई गवर्नर को परामर्श दे सकती है जिसे आरबीआई गवर्नर मानने के लिए बाध्य होगा। ये धारा 7 है और इससे संबंधित आईएसपीटी 2021 में पूछा जा चुका है। धारा 8 आरबीआई के केंद्रीय निदेशक बोर्ड से संबंधित है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्शन सीबीडी से, ठीक है, जिसमें 21 सदस्य होते हैं और जिसकी नियुक्ति सरकार करती है। धारा 17 ये कहती है कि सरकार के ऋण दान कार्यक्रम का संचालन आरबीआई द्वारा होगा, ठीक है। ये धारा 17 है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आईएसपीटी 2002 में पूछा जा चुका है। धारा 22 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आरबीआई को नोट जारी करने का अधिकार देता है। कौन, धारा 22। धारा 45 ZA हमने जब आपको इन्फ्लेशन पढ़ाया था तो इन्फ्लेशन में आपको बताया था कि धारा 45 ZA मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण से संबंधित है। वहीं धारा 45 ZB मौद्रिक नीति समिति MPC से संबंधित है। धारा 47 अधिशेष हस्तांतरण सरप्लस ट्रांसफर से संबंधित है। तो ये आरबीआई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण धाराएं थी जो आरबीआई अधिनियम 1934 में वर्णित हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक और बात हम समझते हैं कि वे कंपनी जो आरबीआई के सहायक माने जाते हैं, अर्थात जिस पर आरबीआई का 100% स्वामित्व है, जैसे BRBNMPL यानी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड जो कि मैसूर और सालवनी प्रिंटिंग प्रेस का संचालन करता है, DICGC डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, RBITPL रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, IFTAS इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विस, RBIH रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, ठीक है। तो थोड़ा रोड बेस्ड ज़्यादा हो गया, आई नो, कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती हैं और याद करनी ही पड़ेंगी आपको, ठीक है। तो अभी के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट अब जो लेक्चर अपलोड करेंगे उसमें हम राष्ट्रीय आवासीय बैंक पढ़ेंगे, नाबार्ड क्या है और आरबीआई के कार्य क्या हैं, ठीक है, इनको डिटेल में पढ़ेंगे।
और बहुत लंबा वीडियो नहीं रहेगा, जैसे आज का वीडियो ना ऐसे ही शॉर्ट रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम बॉन्ड, शील्ड इत्यादि सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।